Hi nurses, I'm Navkiran this side, your guide and your mentor for NCLEX RN and all the other nursing entrance exams. बहुत बारी ना मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बॉडी सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो उनको सीखना लर्न करना बहुत डिफिकल्ट लगता है और मालूम है वो सिस्टम कौन सा है? एंडोक्राइनोलॉजी। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को बिकॉज इसमें होते हैं हॉर्मोन्स और दो ही तरह की डिसीजेस होती हैं, या तो हॉर्मोन्स के कम होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कभी एंडोक्राइनोलॉजी समझ में नहीं आती है और जब मैं रीजन पूछती हूँ कि क्यों समझ में नहीं आती है तो शायद आज तक उनको कोई ऐसा टीचर ही नहीं मिला होता जो एंडोक्राइनोलॉजी उनको अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबली समझा दे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने फिर ढूंढ लिया और मैंने डिसाइड किया कि अपने यूट्यूब चैनल पे आज मैं तुम्हें इस आधे घंटे की वीडियो में एंडोक्राइनोलॉजी के बेसिक्स अच्छे से समझा दूंगी। और इस लेक्चर के बाद ना तुम्हें कभी भी दिक्कत ये नहीं आने वाली कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है, वो हार्मोन क्या काम कर रहा है। एक तो ये चीजें आपको आज समझ आ जाएंगी, अच्छे से क्लैरिटी हो जाएंगी। और दूसरी चीज, एक प्रॉब्लम होती है ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझने की, वो भी अच्छे से पता चल जाएगा। और कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सारी ही ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है और इसके हार्मोन्स को कैसे याद रख सकते हैं, ये सभी चीजें आपको एक एक करके बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वीडियो जब मैं ये प्ले करूंगी तो इसमें काफी सारी डायग्राम्स हम लोग आपको शो करेंगे। तो जैसे जैसे मैं ऑडियो यूज कर रही हूँ, आप अपने विजुअल्स की सेंस को यूज करते हुए इन डायग्राम्स को देखते हुए लर्न करिए, या साथ ही साथ आप अपनी किसी भी बुक में या साथ में किसी भी और टैब में या किसी भी जगह पे डायग्राम्स खोल के बैठिए। तो जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी आप जो है एनाटॉमी भी अंडरस्टैंड करते जाइए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। देखिए, एंडो का मतलब होता है अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ती हैं, यानी कि हमारे ब्लड में अपनी सिक्रीशंस को पॉर करती हैं। दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑफ कोर्स एक मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है, जैसे कि हमारे पास पैंक्रियास है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन वो जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में ना फेंक के हमारी बॉडी के कुछ और पार्ट्स में फेंकती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होगी वो अपनी सिक्रीशन स्किन के ऊपर छोड़ती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है वो अपनी सिक्रीशन हमारे माउथ में छोड़ती हैं, बहुत सारी जीआई सिस्टम में ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस हमारी गट में फेंकती हैं, लेकिन ये सिक्रीशंस हमारे ब्लड में नहीं जाती हैं। तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली हम लोग ज्यादा गैस्ट्रो में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हो गई जो कि अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में फेंकेंगी। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनकी सिक्रीशंस को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन अगर मैं एक सही तरह से आपको बताऊं ना तो आपकी बॉडी ना एक कठपुतली है और उस कठपुतली को चलाने वाले जो मैकेनिज्म है ना वो हार्मोन है। अगर हम ऐसे बोल देंगे ना तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को आप बहुत सारी ऐसी डिसीज से जूझते हुए देखोगे जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस से होती हैं और साफ साफ तौर पे पता चल रहा होता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की डिसीज है। और एंडोक्राइनोलॉजी ना बहुत एक ब्लूमिंग फील्ड है, इन फ्यूचर में भी, करंटली ऑल्सो इट्स ब्लूमिंग। तो चलिए, सबसे पहली चीज, जब भी आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं ना तो हार्मोन्स के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। अब जैसे जैसे मैं आपको ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी हार्मोन्स के फंक्शंस तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इनका रोल हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत होता है। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा पार्ट है। ये चीज का पता हमें पता चल जाता है जब हम थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी में थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो ही नहीं पाती, राइट। सिमिलरली ये हमारी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं, जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। मेटाबॉलिज्म को फास्ट भी कर सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्पफुल होते हैं और हमारी रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमारे पास ओवरीज हैं या टेस्टिकल्स हैं, तो बेसिकली वो भी एक तरह की ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक एक करके हम सब ग्लैंड्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके 3 नाम होते हैं जो कि आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से मिल जाएगी ये ग्लैंड। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये याद रखना है कि अगर एंडोक्राइनोलॉजी आनी चाहिए ना तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, दिस इज बेसिकली सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रेन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका एक एंटीरियर पार्ट होता
होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक पोस्टेरियर पार्ट होता है, ठीक है। इसका जो एंटेरियर और पोस्टेरियर है उसके बारे में हमें अच्छे से पता है कौन कौन से हॉर्मोन्स उसमें से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी के 3 नाम होते हैं। एक तो ऑब्वियसली द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस तरह से हम यूजुअली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। एक इसका जो दूसरा नाम हम नर्सिंग टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफिजिस। ज्यादातर जो एनक्लेक्स में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम मिलेगा वो हाइपोफिजिस ही मिलेगा, ओके। और जो तीसरा इसका नाम होता है दैट इज द मास्टर ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ऑलमोस्ट आपकी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशंस निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी भी कि नहीं निकलेंगी, ये सब चीजें जो डिसाइड करता है वो पिट्यूटरी जो है वो बैलेंस मेंटेन करके रखेगी। क्योंकि ये सबको कंट्रोल कर रही है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। अब जो पिट्यूटरी होती है ना, इसको ना याद रखने का सबसे अच्छा जो ढंग है ना, मतलब मैं जो चीज यूज करती हूँ ना, मैं तो ये सोचती हूँ कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स है ना उनको याद रख लो, एंटेरियर के फिर बाकी के होंगे। जैसे कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी में मोटे मोटे तौर पे 2 तरह के हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और नंबर 2 है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। मतलब हार्मोन एक ही है, नाम 2 है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन, सेम चीज, और दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इसका काम क्या होता है, इसने आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड सोडियम को रिटेन करना है, इसने यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करना है, क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक है, ठीक है। और इसको नाम वेसोप्रेसिन इसलिए दिया गया क्योंकि ये हमारी डायमीटर को छोटा करने में हेल्पफुल होता है। तो जब भी आपकी बॉडी में बीपी लो होगा तो एडीएच रिलीज होगा। अब ये जो एडीएच होता है ये क्या करता है, एक तो आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और दूसरा फ्लूइड एंड सोडियम की रिटेंशन करता है। तो दोनों जो चीजें होती हैं वो हाइपोटेंशन से हमारी बॉडी को निकालने में हेल्पफुल होती हैं। और दूसरा जो हार्मोन है विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको हम लोग मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये लेबर का हार्मोन है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये लेबर पेन्स इंड्यूस करता है फीमेल में, और दूसरी चीज जो इसकी है ये मिल्क लेट डाउन में हेल्पफुल होता है, ओके। तो ये तो हो गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या सिक्रीट हो रहा है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें से हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलता है जो कि एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जो कि हमारी गोनैड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन निकलेगा जिसके अपने फंक्शंस होते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो गिगेंटिज्म हो जाता है। जिस तरह से आप खली को देखते हो, द ग्रेट खली, क्या प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हुआ, दैट्स व्हाई ही लुक्स लाइक दिस। देन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है अगेन फॉर द गोनाड्स। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलानिन वगैरह आपकी स्किन के ऊपर आता है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि बहुत ही एक्टिव होता है जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं या डिलीवरी के बाद, राइट। उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिक एंड देन thyroid stimulating hormone which is very very important because it is controlling the secretions from the thyroid gland। तो ये हार्मोन होते हैं जो एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं मैक्सिमम वो उनके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं कि वो क्या करती हैं, वो ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत आती है तो ये मत समझिए कि सिर्फ पिट्यूटरी तक ही लिमिटेड रहेगी, आपके पूरी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है। इसीलिए कई बार जो हेड इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर पिट्यूटरी में चोट लग जाए तो। अब इसके साथ साथ ये है कि पिट्यूटरी को फिर कौन कंट्रोल करता है। अब भाई मैं हमेशा ना पिट्यूटरी की एग्जांपल अपनी क्लास में देती हूँ कि जैसे हमारे घर में मम्मी होती है ना, मम्मी सबको कंट्रोल करती है, लेकिन अगर मम्मी को कोई कंट्रोल कर सकता है ना वो होती है नानी मम्मी, है ना। तो बेसिकली हमारे ब्रेन में अगर पिट्यूटरी मम्मी है तो नानी कौन है, हाइपोथैलेमस। जी हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि हाइपोथैलेमस का कुछ न्यूरॉन्स के वाया कनेक्शन है विद द पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके। आई होप पिट्यूटरी तो बहुत क्लियर है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि ब्रेन से नीचे आएंगे तो नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड अगर आज समझ आ जाती है तो हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो
थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज थायराइड ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे सिचुएटेड है आपके एयरवे में, है ना। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके रास्ते में ये सिचुएटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, एंड लेट मी करेक्ट यू, ग्रोथ एक निश्चित टाइम तक ही होती है, लेकिन डेवलपमेंट सारी उम्र होती है। तो सारी उम्र के लिए हमें थायराइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होता है। ये ग्लैंड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है। एक होता है T3 जिसको हम लोग बोल देंगे ट्राई आइडोथ्रियोनिन। दूसरा हार्मोन होता है T4 जिसको हम लोग थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। और तीसरा जो हार्मोन होता है दैट इज कैल्सीटोनिन। कैल्सी फॉर द कैल्शियम एंड टोनिसिटी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन। तो नाम से ही पता चल गया कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई असर डाल रहा होगा ब्लड में, राइट। तो हमारे पास 3 तरह के हार्मोन है, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड के ये हार्मोन्स करते क्या है। बहुत आसान है इसको समझना। जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं ना वो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना उसमें कैटाबॉलिज्म इंड्यूस करना। मेटाबॉलिज्म देखिए 2 तरह का होता है, वन इज एनाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी चीज बनाना, जैसे अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनना, उस चीज में एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। और एक प्रोटीन को तोड़ देना अमीनो एसिड्स में, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। तो जोड़ने को एनाबॉलिज्म बोलते हैं जबकि तोड़ने को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये जितने भी थायराइड हार्मोन होते हैं ये कैटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं या इंड्यूस करते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म होनी है तो थायराइड हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर थायराइड हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म कभी भी बैलेंस नहीं रह सकती है। आप ना एक चीज याद करिए, कभी भी आप थायराइड हार्मोन्स पढ़ते हैं ना तो आपको हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा अगर एक चीज याद रखोगे। आपको मालूम है ना एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है साइकेट्री में, एक टाइम पे पेशेंट मेनिया में जाता है, एक टाइम पे पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। सिमिलरली अगर आपके पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा ना, यानी कि जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाएंगे ना, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा ना, तो आपके पेशेंट की जिंदगी का सब कुछ स्लो हो जाएगा। आप एक स्नेल को इमेजिन करिए और आपका पेशेंट डिप्रेशन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो स्लो हो गए हैं, कम हो गए हैं, खत्म हो रहे हैं। तो उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली सब कुछ स्लो हो जाए। और आप अब ये इमेजिन करिए कि ये वाले हार्मोन्स ज्यादा हो गए, थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो गए। अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेनिया के पेशेंट को इमेजिन करिए, आपकी बॉडी का सब कुछ फास्ट हो रहा है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपका दिल बहुत फास्ट धड़क रहा है, आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी टुवर्ड्स अप। तो एक तरह का आपको बहुत ही इरिटेबल और बहुत ही एक्साइटेड इस तरह का पेशेंट दिखेगा जब जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो हाई हो जाते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है वो रैबिट है, जैसे रैबिट बहुत तेज तेज दौड़ता है वैसे, और जो हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट है वो स्नेल है जो कि बहुत ही स्लो हो चुका है, राइट। तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना इनकी सिक्रीशंस को रेगुलेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना थायराइड हार्मोन हम लोगों को चाहिए, देखिए पूरी की पूरी जो एंडोक्राइनोलॉजी है ना उसकी एक ब्यूटी याद रखना आप, अगर आपको हार्मोन्स का फंक्शन पता है ना तो आप उनकी डिसीजेस को समझ पाएंगे। अगर आपको इनिशियली यही नहीं पता है ना कि थायराइड हार्मोन्स करते क्या हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि इनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस से क्या डिसीजेस होती हैं। ओके, तो अब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये तो पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, लेकिन थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए अब टाइम है समझने का नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। अब लेट अस सपोज के जो मेरी थायराइड ग्लैंड है ना ये हार्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जरूरत से ज्यादा, इतने होने नहीं चाहिए जितने वो प्रोड्यूस कर रही है। और मेरी पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेरी थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि और हार्मोन प्रोड्यूस करो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है कि वो हमारी थायराइड ग्लैंड को इंड्यूस करता है या उसको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन। इफ माई थायराइड ग्लैंड इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हार्मोन,
हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक शुरू करेगी, मतलब वो टीएसएच के लेवल को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगी। अगर टीएसएच डिक्रीज होगा तो मतलब इस तरह से हमारी बॉडी सोचेगी ना कि अगर मैं टीएसएच को डिक्रीज कर दूं तो जो एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन बनाने के लिए टीएसएच चाहिए। अगर आप टीएसएच की सप्लाई पीछे से कम कर दोगे तो ऑब्वियसली T3 T4 जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आपकी पिट्यूटरी ने बोल दिया कि भैया बस और हार्मोन प्रोड्यूस मत करो, यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब होता है, जब हाइपरथायराइडिज्म होती है। अब इस चीज को ध्यान से समझना। लेट अस सपोज मुझे हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब मेरी जो थायराइड ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, इसी को हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। लेकिन कभी भी आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराने जाओगे ना, आप देखना आपका टीएसएच प्राइमरीली टेस्ट होता है। हाइपरथायराइडिज्म है, हार्मोन थायराइड ग्लैंड ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक की वजह से मेरी जो पिट्यूटरी है वो टीएसएच कम प्रोड्यूस कर रही होगी। इसका मतलब जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो टीएसएच लो होता है, और जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो टीएसएच हाई होता है। बात समझ आ गई? तो टीएसएच की वैल्यू ज्यादातर ये डिसाइड करती है कि आपका पेशेंट हाइपो में है कि हाइपर में है, राइट? तो अगर मुझे हाइपरथायराइडिज्म है, T3 T4 विल बी हाई वेयर एज TSH विल बी लो। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज माय थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ हार्मोन्स। माय थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ हार्मोन। जब मेरी थायराइड ग्लैंड इनफ हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है तो मेरी पिट्यूटरी क्या कहेगी कि TSH ज्यादा प्रोड्यूस करो, सो दैट हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। माय पिट्यूटरी ग्लैंड गिव्स द पॉजिटिव feedback in the form of TSH to tell my thyroid gland to produce more hormone. तो pituitary thyroid stimulating hormone ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगी, and hence my thyroid gland will start producing more hormone. Okay, so this is called as positive feedback. इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप हाइपोथायराइडिज्म में हैं, आपका TSH हाई में मिलेगा। तो हाइपरथायराइडिज्म TSH लो, हाइपोथायराइडिज्म TSH हाई। तो इस तरह से आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। तो आई होप पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो बहुत क्लियर हो चुका है। और अब ना तीसरे हार्मोन की बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की, विच इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। एक्चुअली कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन का सीधा सीधा काम है आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना, लेकिन इसका रट्टा नहीं मारना है, इसके रैशनल को समझिए। जो कैल्सिटोनिन होता है ना, वो क्या करता है कि आपके ब्लड में से कैल्शियम को खींच के आपकी हड्डियों के ऊपर लगाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जितने भी होते हैं उनका काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ में आपकी हाइट भी आती है। अगर कैल्सिटोनिन आपके ब्लड में से कैल्शियम को खींच के आपकी हड्डियों के ऊपर डिपॉजिट नहीं करेगा तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है? तो कैल्सिटोनिन क्योंकि उसको ब्लड से कैल्शियम लेना है और हड्डियों को देना है, तो ब्लड में जितना भी फ्री कैल्शियम होगा उसके अमाउंट को ऑब्वियसली वो डिक्रीज करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। ओके, तो अभी आपको तीनों हार्मोन्स क्लियर हुए ना? T3 T4 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं, में इनहैंसमेंट करते हैं। इवन कैल्सिटोनिन भी वही करता है। T3 T4 अगर ज्यादा हो गए तो हमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, जबकि TSH लो हो जाता है। और अगर T3 T4 लो हो गए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, उसमें TSH हाई हो जाएगा। ओके, और कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा। भैया यहां तक तो मैं बहुत बहुत क्लियर हूं, राइट? अब थायराइड के साथ ही ना एक और ग्लैंड होती है जो कि थायराइड की पेरिफेरी में होती है, विच इज कॉल्ड एज पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है उसके साथ ही पैराथायराइड है, और इसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज पैराथॉर्मोन। अब ये जो पैराथॉर्मोन होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कैल्सिटोनिन का उल्टा। अगर कैल्सिटोनिन आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है तो पैराथॉर्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाई, जरूरत है। अगर कैल्सिटोनिन को खुला छोड़ देंगे ना आप और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो कैल्सिटोनिन तो आपको मतलब आपकी हड्डियां ही बढ़ाता रहेगा। आपके ब्लड में भी तो कैल्शियम चाहिए ना। यू नीड Ca2 पॉजिटिव फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। अगर सिर्फ कैल्सिटोनिन ही वर्क करेगा तो आपके ब्लड में तो हमेशा कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहेगी। तो ऊपर वाला जो करता है ना हमारी बॉडी में, बहुत सोच समझ के करता है, उसके जैसा अमेजिंग डिजाइनर और कोई नहीं है। तो ऊपर वाले ने आपके थायराइड ग्लैंड के साथ एक पैराथायराइड ग्लैंड भी दे दी और उसमें से पैराथॉर्मोन रिलीज कर दिया। अब ये पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन को बोलता है कि बस भैया तेरा बहुत हो गया, अब कैल्शियम लेवल को
मुझे इंक्रीज करना है ब्लड में। तो कभी भी आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है आपके ब्लड में, तो पैराथॉर्मोन ज्यादा रिलीज होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दैट, कैल्सिटोनिन विल डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। बात समझ आ गई? तो इस तरह से पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन में टग ऑफ वॉर चलता रहता है, और उस टग ऑफ वॉर में हमें फायदा होता है क्योंकि हमारा कैल्शियम लेवल रहता है न्यूट्रल, विच इज फ्रॉम 9 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल अमाउंट। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है एड्रीनल ग्लैंड। यस, तो अगली जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है दैट इज गोइंग टू बी एड्रीनल ग्लैंड। अब जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है एड्रीनल, एड्रीनल मतलब किडनी के हेड के ऊपर ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है, क्योंकि हम में 2 किडनीज होती है तो एड्रीनल ग्लैंड्स भी 2 ही होंगी। और एड्रीनल ग्लैंड ना ऐसे होती है, ट्राइंगुलर शेप्ड, आई थिंक दे वुड बी शोइंग यू द डायग्राम। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि आपकी किडनी के ऊपर होती है। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो एड्रीनल ग्लैंड मोटे मोटे तौर पे 2 हिस्सों में हम लोग पढ़ते हैं। इसके आउटर पार्ट को बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, जबकि इसके मिडल पार्ट को बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। मिडल हो गया तो मेडुला और आउटर साइड होगी तो कॉर्टेक्स। अब जो एंडोक्राइनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में आता है ना, वो इसका कॉर्टेक्स यानी कि इसका बाहरी हिस्सा आता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ना, बेसिकली इसमें से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उनको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं तो कॉर्टिको, और ये स्टेरॉइड्स होते हैं तो इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकल रहे हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो एसेंशियली टेस्टोस्टेरॉन। तो बेसिकली जो ग्लूको और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हैं उनका क्या फंक्शन होता है, टेस्टोस्टेरॉन का क्या है, और जो मेडुला होता है उसमें से कौन से हार्मोन निकलते हैं। जो मेडुला है उसमें से 2 हार्मोन जो है वो निकलते हैं, एडीआर नॉर एडीआर, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जिसको आप बोल देते हो। और ये ना हमारा सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इनको हम लोग ट्रिपल एफ हार्मोन्स बोल देते हैं, फ्लाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। ट्रिपल एफ हार्मोन, जब भी हमारी किसी से लड़ाई होती है, हमें कोई डर वाली सिचुएशन होती है या हम फ्लाइट पे बैठे होते हैं, उस टाइम पे जो बटरफ्लाइज चलती है ना हमारे स्टमक में, वो इन्हीं की चलाई हुई होती है, जो एडीआर नॉर एडीआर है। तो बेसिकली ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको अभी हम साइड में कर देंगे। ठीक है, और जो आज एसेंशियली हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे मिनरेलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन के बारे में, जो कि कॉर्टेक्स से निकलता है। अब ऐसा है कि जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका क्या काम होता है, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, कई बार आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मैं तो स्टेरॉइड ले रही थी, मैं इसलिए वेट गेन हो गया है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन करते हैं इफ टेकन क्रॉनिकली, और इसकी वजह से वेट गेन होता है। अब देखिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ना, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, मिनरेलो स्टैंड्स फॉर द मिनरल्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सोडियम को रिटेन करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये आपके किडनी के नेफ्रॉन्स पे काम करेगा और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को मैनिपुलेट करके ये सोडियम को रिटेन करता है। अब अगर आपकी बॉडी में सोडियम रिटेन हो रहा है तो वाटर भी रिटेन होगा। सोडियम एंड वाटर दोनों रिटेन हो रहे हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होगा और आपका वेट गेन होगा। दिस इज व्हाट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज डूइंग। आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए एज अ नर्स कि कोई भी ऐसा हार्मोन जो कि सोडियम को रिटेन करेगा तो वो पोटेशियम को रिमूव करेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों रिटेन करे बॉडी, या तो पोटेशियम को रिटेन करेगी या सोडियम को, और जब ऐसा करेगी तो दूसरे वाले को बॉडी में से बाहर निकालेगी। तो क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो सोडियम को रिटेन करते हैं तो ये पोटेशियम को निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड आपकी बॉडी में एक्सेस में होते हैं तो आपका पेशेंट हाइपरनेट्रेमिया में जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हाइपोकैलेमिया में जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। दूसरे टाइप का हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब आप बड़े इंटेलिजेंट है, ग्लूको नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा, पर मैं फिर भी इलेबोरेट कर देती हूँ। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर आपकी बॉडी में ज्यादा रिलीज होता है तो ये आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया करेगा। ये जो दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों ही वाइटल हार्मोन्स होते हैं। ओके, ये इतने वाइटल हार्मोन्स होते हैं कि अगर ये आपकी बॉडी में रिलीज होने बंद हो जाए तो आपकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी कभी भी करते हैं तो सारी उम्र के लिए आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट्स पे रहना पड़ता है। ओके, जो तीसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन यानी कि सेक्स हार्मोन, इसके भी अपने काम होते हैं। मेल में तो प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं, और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं। कभी
भी टेस्टोस्टेरोन एड्रीनल ग्लैंड से एक्स्ट्रा सिक्रीट होता है ना, तो उस सिचुएशन में कई बार आप फीमेल्स में बियर्ड देखते हो। आप देखते हो ना, कई कई फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें हीरोस्टिज्म होता है, मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स होते हैं और बियर्ड आ जाती है। ये वो फीमेल्स होती हैं जिनमें ये वाला सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज हो रहा है फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ओके, और अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्सेस हो जाता है, उस डिसीज को हम लोग बोलते हैं कुशिंग डिसीज। अगर मिनरेलो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुशिंग और एडिसन दोनों की वीडियो डाली हुई है, तो आप जैसे ही वीडियो सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करेंगे यू विल गेट द वीडियो ऑन दैट। ओके, तो यहां तक हमें एड्रीनल ग्लैंड भी क्लियर हो गई। हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज गोइंग टू बी हमारी पैंक्रियास। यस, जो पैंक्रियास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पैंक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसीलिए ये बन जाती है ऑलराउंडर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पैंक्रियास के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की आज बात करेंगे। अगर हम पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो पैंक्रियास में एक सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बीटा सेल्स बोलते हैं, जो कि आइल्स ऑफ लेगरहैंस में प्रेजेंट होते हैं। ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ऑफ कोर्स इट्स अ वाइटल हार्मोन, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? आपके ब्लड में से ग्लूकोज खींच के सेल के अंदर लेके जाना। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपके ब्लड में इंसुलिन रिलीज होता है तो वो आपके ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया करेगा, क्योंकि ब्लड में से ग्लूकोज लेके सेल के अंदर डालना है। अच्छा, इंसुलिन का काम यहीं पे सिर्फ खत्म नहीं होता है। इंसुलिन ब्लड को तो सेल के अंदर लेके जाता ही जाता है, साथ ही साथ ये पोटाशियम और मैग्नीशियम को भी सेल के अंदर लेके जाएगा। तो अगर आपके ब्लड में इंसुलिन रिलीज होता है तो ना सिर्फ आपको हाइपोग्लाइसेमिया बल्कि हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीजेमिया भी हो सकता है इफ रिलीज्ड इन मोर क्वांटिटीज, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपर इंसुलिनिज्म। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। दूसरा हार्मोन जो कि हमारी पैंक्रियास सिक्रीट करती है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन इंसुलिन का उल्टा है। अगर इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया कॉज कर रही है तो ग्लूकागॉन कॉज कर रहा है हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन का काम होता है जो आपके फैट डिपॉजिट्स हैं या आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ये ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फिर हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी। ऑब्वियसली दोनों ही हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी बॉडी में कभी भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ऑफ कोर्स योर बॉडी नीड्स ग्लूकागॉन, एंड दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली आर डूइंग व्हेनेवर अवर पेशेंट इज गोइंग इनटू सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। उस केस में पेशेंट अनअराउजेबल है तो हम इमीडिएटली सबक्यूटेनियस ग्लूकागॉन का इंजेक्शन देते हैं टू सेव अवर पेशेंट। तो अभी आपने देखा कितने वाइटल हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और एक तीसरा हार्मोन भी होता है जो पैंक्रियास रिलीज करती है, सोमेटोस्टैटिन। नॉट मच talked in nursing, so I will not go into detail। तो यहां तक आज हमने पढ़ा कि कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, एंडोक्राइनोलॉजी में आती हैं। वैसे तो ओवरीज और टेस्टिकल्स भी आती हैं। जो ओवरीज होती हैं वो रिलीज करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जिससे ओवुलेशन होती है और फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, और जो मेल टेस्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है, राइट। और जो जितने भी मैस्कुलाइन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो हमारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। फर्दर हमारी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो आज आपने कितना कुछ सीखा। आपने पिट्यूटरी के बारे में सीखा, आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में सीखा, आपने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सीखा, फिर हमने पैंक्रियास का बात किया। वी हैड टॉक्ड अबाउट द ओवरीज एंड टेस्टोस्टेरोन। सो आई होप आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी, और ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल लेक्चर्स। और अगर आपको नर्सिंग में मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नवकिरण नर्सिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको ये चैप्टर और भी अच्छे तरह से समझ आएगा अगर आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कर भला हो भला। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर वेरियस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच।